हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1000 क्वेश्चन सीरीज के। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाइए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज सेलेक्टेड बाय एम्प्लॉयज, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट या फिर शेयर होल्डर्स। बताइए, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कैसे सेलेक्ट किया जाता है या किसके द्वारा? बताइए। देखिए, प्लीज जितने लोग आते हैं उतने लोग कमेंट करा करिए, फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। क्या फायदा मैं फिर ये सीरीज बीच में ही मुझे खत्म करनी पड़े? क्योंकि आप लोग जितना आंसर करेंगे, डाउट है पूछिए। आप स्क्रीनशॉट दीजिए मुझे टेलीग्राम पर या मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन प्लीज कमेंट करा करिए जल्द से जल्दी, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस क्लियर हैं। ठीक है, और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा क्लास को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, इसका जो यहाँ पे आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चले कि जो भी कार्य कंपनी के अंदर किया जा रहा है काम, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंट करेंगे, अगर वो कंपनी के ही कमेटी के लोग करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, उनको ये लगा रहेगा शेयर होल्डर्स को कि वो उनके ही बायस होकर काम करेंगे। इसलिए वो शेयर होल्डर्स इनको अपॉइंट करते हैं, जिससे कि वो ट्रांसपेरेंसी रखे काम में और किसी से भी बायस ना हो। ठीक है। सेकंड है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। अनलिमिटेड, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर किस तरह की होनी चाहिए? जल्दी से करिए आंसर। देखिए, अगर हम एक पार्टनर की लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर किसी भी तरह की यहाँ पर जो भी अमाउंट है कम पड़ रहा है, फॉर्म से पूरा नहीं हो पा रहा है, जो भी लायबिलिटी है पूरी नहीं हो पा रही है पे, तो फिर वहां पर उनके जो पर्सनल असेट्स हैं उनको भी यूज किया जा सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर? कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था? एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन आपके। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें फंक्शंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं और उस बेसिस पे काम किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, SDRs यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है? एक लायबिलिटी है, पेपर गोल्ड है, असेट है, या फिर इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करेंसी है? बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये एक पेपर गोल्ड है। ठीक है। इसको रखा जाता है एज अ डिपॉजिट। जब भी हम बात करते हैं, जो हमारी जो करेंसी छपती है, तो वहां पर ये SDR रखा जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ हमारी करेंसी बनाई जाती है, तब वहां पर इसको एज अ रिजर्व रखा जाता है। नेक्स्ट है, जर्नल इज अ मेमोरेंडम बुक, सेकेंडरी बुक, प्राइमरी बुक या फिर नन ऑफ दी अबव। जर्नल कौन सा बुक कहलाती है?
देखिए इसका राइट आंसर है सी। जर्नल जो होती है वो प्राइमरी बुक होती है, क्योंकि जब भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी फॉर्म के अंदर तो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी पोस्टिंग होती है लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में, और फिर ट्रायल बैलेंस से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज। देखिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत आता है, और ये सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। एक है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर ये है ऑप्शन में दे दिया, जैसे कि अ पार्ट ऑफ कैश बुक, अ पार्ट ऑफ पासबुक, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, या फिर स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। बताइए। अगर आपने 1000 सीरीज पूरी देख ली तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप इसमें से पूरे मार्क्स नहीं ला पाएंगे अपने कॉमर्स पेपर में, क्योंकि 1000 सीरीज में हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज सीरीज को जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा सारी सीरीज को, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये कस्टमर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है जब उसे लगता है कस्टमर की विश पे तैयार होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें कौन सा डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है? कैश बुक, लेजर, जर्नल, या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जल्दी से आंसर करिए इसका। देखिए डबल एंट्री की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, जबकि कैश बुक में डबल एंट्री की जाती है, लेजर में डबल एंट्री की जाती है, एंड जर्नल में की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट लायबिलिटीज इंक्लूड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए। देखिए करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिनको हमें 1 साल यानी कि 12 मंथ्स के अंदर पे ऑफ करना होता है। ठीक है, तो देखिए बिल्स पेबल की ये भी लेस देन 1 ईयर होते हैं, क्रेडिटर्स वन लेस देन 1 ईयर, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड डेटर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। हु ओज द फर्म की बात की गई है, तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि अब वो क्या है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी लायबिलिटी है उसको पेमेंट करना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्स्ट कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक्लूड कॉन्सेप्ट, या फिर डुअल कॉन्सेप्ट। बताइए क्या होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। अकाउंटिंग जो की जाती है इक्वेशन, या ये बोल सकते हैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं, अकाउंटिंग हमारी किस पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर। अब तो मैंने बहुत आपको बहुत इजीली समझा दिया ये क्वेश्चन। क्या ये पूछना चाह रहे हैं? देखिए डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो हमारी डुअल एस्पेक्ट पे होती है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट होगा दोनों का, जिसको हम डेबिट साइड और नेम साइड बोलते हैं, यानी कि जमा पक्ष और नाम पक्ष। ठीक है, तो 2 साइड है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा डुअल एस्पेक्ट या डुअल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज वी कॉल टू पैरेलल लाइंस ड्रॉन ऑन द मेन पेज ऑफ चेक, यानी कि जब हमारा जो चेक होता है उसके हम पैरेलल 2 लाइन खींच देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ चेक, इंडोर्समेंट ऑफ चेक, क्रॉस चेक, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए क्या कहा जाता है उसे। देखिए इसको कहा जाता है सी क्रॉस चेक। मेन इसका पर्पस होता है क्रॉस चेक का, जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेड? डेटर,
विड्रॉल, क्रेडिटर या फिर रिसिप्ट बिल। व्यापार की जिम्मेदारी इसमें से कौन होता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी करिए। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर क्यों है? देखिए, जब भी ट्रेड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये ट्रेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको रिसीप्ट दें, ठीक है, और या फिर हम उसको जो भी हमारे बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसकी हम एक कॉपी उसको प्रोवाइड करें, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेड की, इसलिए ऑप्शन डी सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या उसको क्रेडिट में प्रोवाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज डैश टू डिफाइन ड्यू डेट, मिड डेट, प्रोडक्ट, इंटरेस्ट रेट या फिर बेस रेट, बताइए। जब भी हम ड्यू डेट फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले कौन सी डेट हम लेते हैं इसको निकालने के लिए? देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, बेस रेट, क्योंकि बेस रेट के बेसिस पर ही हम ड्यू डेट अपनी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हमें अपना पॉपुलेशन चेक करनी होती, तो पॉपुलेशन के लिए जो हमने डेट बेस ईयर माना है वो कौन सा माना है? 1971 को बेस ईयर माना है। उसी के बेसिस पर हर 10 साल बाद हम करते हैं अपनी जनगणना। तो हर चीज की एक बेस रेट होती है जिसके बेसिस पर हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स के अंदर, तो वहां भी आप एक बेस रेट लेके चलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेक इज। अब चेक क्या है? बिजनेस रिपोर्ट है, बैंकिंग रिपोर्ट है, इंडोर्समेंट रिपोर्ट है या फिर नन ऑफ दीज? क्या है हमारा चेक? राइट आंसर है सी, इंडोर्समेंट रिपोर्ट। क्योंकि चेक क्या होता है, एक बैंक को लिखा जाता है कि वो इतना अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट को पेमेंट कर दे एक पर्टिकुलर पर्सन को। तो ये क्या है? इंडोर्स का काम कर रही है, इसलिए हम चेक को इंडोर्समेंट रिपोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ डिवेंचर डज नॉट है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी पीरियड, वोटिंग राइट या फिर प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन। बताइए डिवेंचर के पास कौन सा राइट नहीं होता है? फिक्स्ड रेट तो होती है, क्योंकि डिवेंचर के आगे ही लिखा होता है 8% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, इट मीन्स 8 और 9% कैश की इंटरेस्ट है। तो बताइए क्या होगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, वोटिंग राइट्स। एक डिवेंचर को वोटिंग राइट नहीं होता है। वोटिंग राइट किसको होता है? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पब्लिक कैपिटल? स्विंग मशीन ऑफ हाउसवाइफ, कार ऑफ बिजनेसमैन, नेशनल हाईवे या फिर ट्रैक्टर ऑफ फार्मर? पब्लिक कैपिटल की तरह हम यूज करेंगे किसको? ये हमारा शायद 2018 या 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ऑप्शन सी होगा नेशनल हाईवे, ठीक है, सिंपल था इसका आंसर। नेक्स्ट है, इंक्रीमेंट इन टोटल यूटिलिटी आफ्टर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी या फिर नन ऑफ दिस? बताइए। टोटल यूटिलिटी में अगर इंक्रीमेंट होता है आफ्टर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट इस ऑफ गुड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है, अगेन ये भी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यू शेप? एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व या फिर एवरेज चेंजेबल कॉस्ट कर्व? बताइए। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर यू शेप कर्व? नहीं होगा, ये नहीं पूछा है यहाँ पर।
तो आपने ये ग्राफ बनाए होंगे, उसके बेसिस पर आपको पता होगा। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है यू शेप नहीं होता है, जबकि एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, हम इस तरह से बनाते हैं, यू शेप होता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी इस तरह से बनता है और एवरेज चेंजेबल कॉस्ट भी इसी तरह से बनेगा उसका स्लोप, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, मार्शल, एली, माल्थस या फिर एडम स्मिथ, किसने ये लिखा था एक ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जल्दी बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माल्थस। माल्थस ने ये लिखा था, बहुत ही पॉपुलर है ये और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय मैनेजर, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट या फिर साइंटिफिक ऑडिट, ऑडिट या ऑडिटर, बताइए। इंटरनल ऑडिटर के बारे में बहुत पूछा जाता है कि अपॉइंट कौन करता है, रिमूव कौन करता है, दोनों के आंसर बताइए। देखिए अपॉइंट की बात करें तो मैनेजर्स होते हैं और रिमूव की बात करें तो ये जनरल मीटिंग में सबकी सहमति से किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लोजिंग एंट्री शुड बी एनालाइज्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन मार्केट प्राइस, ऑन कॉस्ट एंड मार्केट विच इज लेस या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। क्लोजिंग जो होती हैं एंट्रीज वो किस कैसे एनालाइज की जाती हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, ये हम जो भी हमारे कॉस्ट होती है या जो मार्केट में प्राइस चल रहा है दोनों को एनालाइज करते हैं और जो भी लेस होती है उस पर दिखाई जाती हैं क्लोजिंग एंट्रीज। जैसे कि आपने हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग एंट्रीज है तो ये किस पे दिखाते हैं, मार्केट प्राइस और उसका कॉस्ट प्राइस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, वो विच एवर इज लेस ऐसे करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following is called posting, finding remaining of accounts, comparison of both sides of account, preparing balance sheet from remaining of accounts या फिर recording transactions in accounting book, ये जिसको लेजर भी बोलते हैं, फ्रॉम जर्नल, बताइए। बहुत सिंपल है ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में। राइट आंसर हो जाएगा देखिए डी, जब भी हम जर्नल से लेजर में एंट्रीज करते हैं तो उसको बोला जाता है पोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, dash is formed to match cash book and passbook, बैलेंस शीट, बैंक सोल्यूशन स्टेटमेंट लेटर, बिल्स रिसीवेबल या फिर बिल्स पेएबल। देखिए इसका भी सिंपल आंसर है बी होगा, बैंक सोल्यूशन स्टेटमेंट। ये कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है उसकी विश पर कि वो कब इसको प्रिपेयर करेगा। वो ये देखता है कि कैश बुक और पासबुक में बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए वो इस बुक को प्रिपेयर करता है। इसको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडियल ऑफ फाइलिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन कैपिटल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर नेचर ऑफ बिजनेस। यानी कि एक कंपनी में किस तरह का फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए ये किस पर डिपेंड करेगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ये डिपेंड करेगा उस कंपनी के नेचर पे। अगर कंपनी में कुछ ऐसा काम होता है जहाँ पे मशीन का काम है या फिर हाईटेक काम है तो वहां पर हमें फाइलिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट वहां पे एंट्रीज कर देंगे कंप्यूटर में, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे पेपर का वर्क ज्यादा होता है तो हमें फाइलिंग सिस्टम रखना पड़ेगा, फिर ट्रांजेक्शन्स बहुत होते हैं वो भी ओल्ड सिस्टम के बेसिस पर, तब भी फाइलिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन न्यू सिस्टम के बेसिस पर वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी कि सारे पेपर वर्क ऑनलाइन होते हैं, तो यहाँ पर हमें फाइलिंग सिस्टम उसी हिसाब से रखना पड़ेगा, छोटा या फिर रखना ही नहीं पड़ेगा। वैसे तो ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर किस तरह से है, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा कि हम फाइलिंग सिस्टम कौन सा अडॉप्ट करें, क्योंकि फाइलिंग सिस्टम भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु कैन कैंसिल द चेक, ड्रॉअर, होल्डर, बैंकर या फिर ऑल ऑफ दीज। एक चेक को कौन कर सकता है ड्रॉ, कैंसिल।
देखिए एक चेक को सिर्फ कैंसिल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ड्रॉअर के पास होता है जिसने उसको लिखा है, ठीक है? वो उसको कैंसिल कर सकता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चंस, होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विथ वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।